जय हिंद। मैं कात्यायन उपाध्याय। भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब और उससे संबंधित अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले तुम लोग को पता होगा अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। इसके बाद ग्लोब और उसकी स्थिति हम लोग जानेंगे और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। ग्लोब पे वे काल्पनिक रेखाएं। अब सबसे पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि इधर जो डायरेक्शन है ईस्ट है, इधर डायरेक्शन है वेस्ट है और ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है। तो ग्लोब पर जो खींची गई रेखाएं हैं काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची गई हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं और जो उत्तर दक्षिण की ओर खींची गई है वो देशांतर रेखाएं होती है। ग्लोब पर इस तरह का रेखाएं खींचा हुआ होता है, एक तो इस तरह की है और एक इस तरह की है। तो उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे जो होंगे वो क्या होंगे, देशांतर होंगे और पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची गई रेखाएं होंगी वो क्या होंगे, अक्षांश रेखाएं होंगी। तो अब अक्षांश रेखा जो है उसमें अब ग्लोब पर हम देखेंगे तो तीन इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं। एक तो विषुवत रेखा हो गया, इसके बाद कर्क रेखा हो गया और मकर रेखा हो गया। विषुवत रेखा क्या है कि ग्लोब को, पूरे ग्लोब को अगर दो भाग में बांटे तो बीच वाला भाग आधा भाग अगर काट दे ग्लोब को तो जो बीच वाला भाग होगा जहाँ से आधा भाग कटेगा उसको बोलेंगे विषुवत रेखा। उसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इक्विलेटरल, इक्वल भाग में डिवाइड होता है, इक्विलेटरल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और इसके बाद विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर जाए या फिर 23.5 डिग्री दक्षिण जाए। 23.5 डिग्री अगर उत्तर जाते हैं तो एक कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी जो होता है वो कर्क रेखा होता है और विषुवत रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ में जो रेखा होता है वो मकर रेखा होता है। अब इसके हिसाब से ग्लोब को महत्वपूर्ण कटिबंध में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए उष्ण कटिबंध, इसके बाद उपोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। यही भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी हो जाता है, सेम चीज। उष्ण कटिबंध क्या है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर और 23.5 डिग्री मकर रेखा नीचे। इसका जो भाग है वो उष्ण कटिबंध। ये क्या है, उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर की ओर या फिर 23.5 से 66.5 दक्षिण की ओर जो कटिबंध है वो उपोष्ण कटिबंध है। और पुनः 66.5 से 90 डिग्री इधर तक लास्ट तक। और फिर यही कंडीशन साउथ को दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 से 90 ये हो जाएगा शीत कटिबंध। ये क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध हो जाएगा। तो 3 कटिबंध में बांटा गया है, उष्ण, उपोष्ण और शीत कटिबंध। तीनों का डिमार्केशन, तीनों का सीमांकन हम लोग देख लिए कि 0 से 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा की ओर उष्ण कटिबंध या फिर दक्षिण की ओर मकर रेखा की ओर कर्क और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध है और फिर 23.5 डिग्री उत्तर उपोष्ण है और फिर 23.5 डिग्री दक्षिण में ही उपोष्ण है और लास्ट में शीत कटिबंध। तीनों कटिबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं। उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक गर्मी पड़ता है क्योंकि हमको पता है कि सूर्य का किरण जो है विषुवत रेखा पर सीधे पड़ता है। विषुवत रेखा पर सूर्य का किरण सीधे पड़ता है क्योंकि ग्लोब का मध्य भाग है और सूर्य का सामने पड़ता है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ बराबर सदैव 12 महीना सीधा ही लगभग पड़ती है। इसलिए यह कटिबंध अधिक गर्म है। यहाँ पर हवाओं का अधिकांश जो है इसका डोल्ड्रम क्षेत्र आता है जो बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अधिक तापमान के कारण यह लो प्रेशर बेल्ट होता है और यहाँ पे क्या होगा कि वर्षा अधिक होगी। उष्ण कटिबंध में अमेजन घाटी इत्यादि सब इसी विषुवत रेखीय क्षेत्र में आते हैं जो घनघोर जंगल है, काफ़ी वर्षा होती है, घनघोर जंगल होता है। तो उष्ण कटिबंध क्या है
कि ज़्यादा वर्षा होगा। इसके बाद वेजिटेशन, वनस्पतियाँ भी ज़्यादा होंगी और यहाँ पे मानव आवास भी है, ज़्यादा है, उस बीच वाला छोड़ के ऊपर में है। खासकर डोल्ड्रम क्षेत्र को छोड़कर और जो क्षेत्र उत्तर दक्षिण का है यहाँ पर आवास लायक है, लोग रहते हैं। इसके बाद उपोष्ण कटिबंध, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं और ताप यहाँ का इसके तुलना के दृष्टि से यहाँ का तापमान कम होता है। यहाँ पे तापमान कम होगा तो वर्षा भी कम होती है, वनस्पति भी कम मिलेगा। लेकिन मानव आबादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलता है, इधर आबादी है। इसके बाद लास्ट में है शीत कटिबंध। ये पूरा का पूरा, अब सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी यहाँ पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं तो ये बर्फ से ढका रहता है इसका उत्तरी भाग जो है और उसका दक्षिणी भाग, और तापमान बहुत ही कम होता है, शीत बहुत अधिक होता है, बर्फ से ढका रहता है, मानव आबादी के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है। इस तरह से ताप कटिबंध में पूरे ग्लोब को बांटा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन कटिबंध में क्या विशेषताएं हैं, उसको हमने देखा तापमान के अनुसार, और तापमान डिसाइड करता है वर्षा को, वनस्पति को। तो किसी एक एंगल को से हम देखते हैं तो ज्योग्राफी में बहुत चीज उसके बारे में पता चल जाता है। अब देखेंगे ग्लोब पे 4 महत्वपूर्ण तिथियां जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। सबसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर जो है एक दिन और रात बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य का किरण जो है विषुवत रेखा पर पड़ता है, सीधा विषुवत रेखा पर पड़ता है और उस दिन और रात लगभग सभी जगह बराबर होते हैं। 21 जून जो होता है, 21 जून क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ना, 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है। तो उस दिन जो है सूर्य उत्तरायण हो जाता है और एक कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे चमकती हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे चमकती हैं। सूर्य के उत्तरायण हो जाने से और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे चमकने से पूरा का पूरा तापीय कटिबंध जो है वो उत्तर की ओर फैल जाता है, दक्षिण वाला फैलाव उत्तर की ओर हो जाता है। और ऐसी दशा में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो है सूर्य के उत्तरायण हो जाने से यहाँ पे हवाएं गर्म हो जाती हैं और ऊपर उठ जाती हैं और पूरा का पूरा यह क्षेत्र जो है पूरा लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। इसके बाद 21 जून उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसका ठीक उल्टा होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा क्या होगा, सबसे बड़ा रात होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है। 21 जून के बाद पुनः सूर्य 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर आती है और इस दिन पुनः दिन और रात बराबर हो जाता है। 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे सूर्य दक्षिणायन चालू हो जाती है, दक्षिण की ओर, और यह 22 दिसंबर को कहाँ पहुंच जाती है, मकर रेखा पे पहुंच जाती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य पहुंच जाती है। अब मकर रेखा पे पहुंचने के बाद पूरा सूर्य के दक्षिणायन होने से सूर्य की जो गर्मी है वो दक्षिण की ओर बढ़ रही है, उत्तर से विमुख हो गई है। अब अभिमुख हो गई है, इधर विमुख हो गई है दक्षिण की ओर। तो सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर पड़ने से अब पूरा का पूरा इधर जो है दिन की अवधि बढ़ेगी। जिधर याद रखेंगे जिधर सूर्य जाएगा दिन बढ़ेगा। सूर्य का मतलब क्या है, रोशनी है, और रोशनी रहेगा तो क्या होगा, दिन बढ़ेगा, दिन होगा। तो दिन की अवधि बढ़ने लगेगी। किधर बढ़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बढ़ेगा और पूरा का पूरा यहाँ दक्षिणी पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना का दिन हो जाएगा और इधर 6 महीना का रात हो जाएगा। इस तरह से ये 4 तिथियां सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से संबंधित हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।